चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1949, ऑप्शन नंबर सी 1950 1950। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को 1950 में अपनाया गया था। इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह जो इस जन गण मन की जो भाषा है वो बंगाली भाषा है। यह बंगाली भाषा है और इसे गाने का कुल समय 52 सेकंड किया गया है। और संक्षिप्त रूप से जिसमें हम पहली और आखिरी लाइन को गाते हैं वह 20 सेकंड का है। इसके साथ राष्ट्रीय गीत की अगर बात करते हैं तो वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से उपन्यास से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ के उपन्यास से लिया गया है। और वंदे मातरम को भारत में पहली बार 1896 वंदे मातरम को भारत में पहली बार 1896 ईस्वी में गाया गया था। वंदे मातरम को भारत में पहली बार 1896 ईस्वी को गाया गया था। वहीं जन गण मन को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। जन गण मन को 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। और वंदे मातरम को 1896 में गाया गया था वंदे मातरम। और ये इसे गाने के लिए इसे गाया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। प्रथम बार इसे वंदे मातरम को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा तथा जन गण मन को भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही गाया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की है? भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की है? अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की है। ऑप्शन ए अनुच्छेद या आर्टिकल 14 के तहत, ऑप्शन बी आर्टिकल 18 के अंतर्गत, ऑप्शन सी आर्टिकल 25। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया आर्टिकल 18। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियों को आर्टिकल 18 के तहत शुरुआत किया गया था। आर्टिकल 18 के तहत शुरुआत किया गया था। भारत रत्न और पद्म विभूषण आदि उपाधियां पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उपाधियां प्रदान करने की व्यवस्था संविधान के प्रतिकूल नहीं है। आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 में विधि के समझ समानता दिया गया है। आर्टिकल 14 में विधि के समझ समानता का अधिकार है। और आर्टिकल 25 में स्वेच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार है। आर्टिकल 14 में विधि के समझ समानता और आर्टिकल 25 में स्वेच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार करने का बात किया गया है। आर्टिकल 18 में सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों का प्रतिबंध नहीं किया गया, यानी कि सेना तथा उपाधियों से संबंधित सेना या किसी प्रकार की उपाधियां दी जा सकती है। अगर भारत रत्न की बात करते हैं तो भारत रत्न को की स्टार्ट 1954 में की गई थी। 1954 ईस्वी में भारत रत्न के स्टार्ट किया गया था। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी तथा यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और सबसे प्रथम इसे 3 लोगों को दिया गया था। ये हर साल 3 लोगों को दिया जाता है। और यह जरूरी नहीं कि इसे हर साल दिया जाए, पर सबसे प्रथम 3 लोग जिसे भारत रत्न दिया गया था उसमें से सबसे प्रथम सी राजागोपालाचारी, दूसरा राधा कृष्णन और तीसरा सीवी रमन थे। प्रथम बार में सबसे पहले 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, जिसमें सबसे पहले श्री राजागोपालाचारी, उसके बाद राधा कृष्णन और सीवी रमन को भारत रत्न का पुरस्कार प्रथम बार दिया गया था। और खेल की बात करते हैं तो खेल में सबसे पहला भारत रत्न का पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। खेल में सबसे पहले भारत रत्न का पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई हैं? किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई हैं?
जनगणना के अनुसार, तो 1961 के अनुसार, 1981 के अनुसार या 1971 के अनुसार, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1971। 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों को संसद में सीटें दी गई है, जिसमें संसद की कुल सीटें 543 सीटों पर इलेक्शन होता है और तो कुल सीटें 550 कुल सीटें हैं और जिसमें 543 सीटों पर इलेक्शन करवाया जाता है। 2026 की बात करते हैं तो 2026 में विधानसभा और लोकसभा की सीटों में कुछ 2026 तक विधानसभा तथा लोकसभा की सीटों में कोई परिवर्तन करने का प्रावधान नहीं है। 2026 तक लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों में, लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों में परिवर्तन करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन लोग 2026 के बाद इसे बढ़ाकर लगभग 800 सीटें करने का प्रावधान दिया गया या लगभग 800 सीटें हो सकती है। लोकसभा में लगभग 800 सीटें इसमें करी जा सकती हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में जो विवाद होता है उसे किससे प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, भारत के उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर ए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन नंबर बी, संसद। ऑप्शन नंबर सी, भारत का उच्चतम न्यायालय। डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, भारत का उच्चतम न्यायालय को। भारत के उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को प्रस्तुत करने का या उसके समक्ष रखने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। आर्टिकल 71 के तहत हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद केवल उच्चतम न्यायालय में ही चुनाव के 1 माह के अंदर लाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 71 के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जो संबंधित जो विवाद होते हैं उसे चुनाव के 1 माह के अंदर ही लाया जा सकता है। आर्टिकल 54 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का या राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख आर्टिकल 54 में किया गया है। आर्टिकल 54 में किया गया है। कुछ प्रमुख बातें देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का जो पद होता है वो एक संवैधानिक प्रूफ होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ गैर संवैधानिक पदों के बारे में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से हैं जो क्रमबद्ध संवैधानिक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो एक संवैधानिक पद होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और साथ ही साथ तीनों सेना का प्रमुख बल भी होता है। तीनों सेना का चीफ कमांडर भी राष्ट्रपति ही होता है। तीनों सेना का जो हेड कमांडर होता है, सर्वोच्च कमांडर, वह भी राष्ट्रपति को ही माना जाता है। और साथ ही साथ भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति को कुछ नियुक्तियों करने का प्रावधान है। राष्ट्रपति कुछ लोगों की नियुक्तियाँ कर सकते हैं जिसमें से देश के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तथा अन्य मंत्रिमंडल को शपथ दिलाने का कार्य प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। अन्य मंत्रिमंडल को शपथ दिलाने का कार्य प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति कर सकते हैं। आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का शपथ दिलाया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के कार्य करने के लिए उसका एक सलाह समिति होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। आगे देखते हैं राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान राष्ट्रपति के पास है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कराते हैं। अटॉर्नी जनरल का शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही कराया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, माफ़ी देना या सज़ा माफ़ करने का प्रावधान भी राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति की माफ़ी या सज़ा उसे कम कर सकता है। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए। देखिए बात करते हैं अगर भारत के प्रथम राष्ट्रपति की, तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो जज भी रहे, राष्ट्रपति भी बने, जज भी रहे और जज होते हुए राष्ट्रपति का कार्यकाल भी संभाला, और वो हो गए मोहम्मद हिदायतुल्लाह जज भी बने हैं और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी उन्होंने संभाला।
चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए टोरी, ऑप्शन नंबर बी लेबर, ऑप्शन नंबर सी फेबियन, ऑप्शन नंबर सी फेबियन। देखिए सही ऑप्शन की बात करते हैं तो सही इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए टोरी। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले टोरी के नाम से जाना जाता था। देखिए ब्रिटेन में दो प्रमुख पार्टियां होता है। पहला है ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा है लेबर पार्टी। पहला है ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी, पहला ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा लेबर पार्टी, जिसमें ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी का पुराना नाम टोरी पार्टी, टोरी के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को ब्रिटेन के दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी कहा गया है, दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी कहा गया है। और लेबर पार्टी को वामपंथी विचारधारा वाला पार्टी माना जाता है। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को दक्षिणापंथी विचारधारा का और लेबर पार्टी को वामपंथी विचारधारा का पार्टी माना गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान का मौलिक चलिए निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकार है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों का लेखाकरण का जिम्मेदार होता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों का लेखाकरण का जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर ए वित्तीय सचिव, ऑप्शन नंबर बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी महालेखा नियंत्रक। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारत सरकार के वित्तीय लेन देन का लेखाकरण करना होता है। यह देखता है कि पैसे का आवंटन सही तरीके से तथा उपयोग सही तरीके से हो रहा है या नहीं। भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों का लेखाकरण की पूरी जिम्मेदारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत में होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद होता है वो एक संवैधानिक पद है। याद करेंगे, यह भी एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद होता है वो एक संवैधानिक पद होता है। इसके लिए आर्टिकल 148 से लेकर 151 में इसका प्रावधान किया गया है, जिसमें क्या यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का वर्णन आर्टिकल 148 यानी कि उसके नियुक्ति से संबंधित बातें आर्टिकल 148 में नियुक्ति तथा शपथ से संबंधित बातें लिखी गई है। आर्टिकल 148 के अंतर्गत कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पद का सृजन किया गया है। कैग भारतीयों का धन का रखवाला कहा गया है। कैग का काम यह है कि वह देखता है कि संसद ने जिन कानूनों के अधीन विभिन्न कार्यों के लिए धन का आवंटन किया है वह उचित तरीके से काम में लगा है या नहीं, इसकी देखरेख कैग को करना या कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग का केंद्र होता है जो राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल अपनी रिपोर्ट सौंपता है। कैग केंद्र में राष्ट्रपति को और राज्यों में राज्यपाल को केंद्र के लिए एडवोकेट जनरल तथा अटॉर्नी जनरल तथा राज्यों के लिए एडवोकेट जनरल का प्रावधान दिया गया है। केंद्र में कैग की नियुक्ति केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा राज्य सरकार में राज्यपाल के द्वारा कैग यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। केंद्र में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा राज्य में राज्यपाल के द्वारा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है। चलिए देखते हैं आगे। कैग को राष्ट्रपति के राज्यपाल को रिपोर्ट होता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की जो सेवा अवधि होती है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। वर्तमान में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति हैं। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए
मूल संविधान का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी, चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 1952 में जोड़े गए थे। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान के हिस्से में थे, मूल संविधान के हिस्से में था। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में मुख्य रूप से अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में मुख्य रूप से अमेरिका से लिया गया है, मुख्य रूप से अमेरिका से लिया गया है। देखिए इसके साथ ये भी देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुल पहले सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में इसे घटा करके 6 मौलिक अधिकार कर दिया गया। भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। इनमें से संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। मौलिक अधिकार का संरक्षण, मौलिक अधिकार का जो संरक्षण होता है, मौलिक अधिकार का संरक्षण हाई कोर्ट को माना गया है, या कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार का जो गार्जियन हुआ वो उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है, जिसको आर्टिकल 32 के तहत वह रिट जारी कर सकता है। वहीं मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए आर्टिकल 226, ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट यानी जिसे उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 तथा जो लोअर कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार के हनन होने पर रिट जारी करने का प्रावधान दिया गया है, रिट जारी करने का प्रावधान दिया गया है। वहीं यह भी बात होता है कि मौलिक अधिकारों को किसी आपात स्थिति में कम किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों को आपात की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को किसी भी आपातकालीन स्थिति में भी इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। जिसमें आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध की संख्या से संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण, तथा आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये 2 अधिकार हैं जिसे किसी भी आपात श्रेणी में भी इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। आपात में आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति को 20 और 21 को छोड़कर सभी अधिकार निलंबित करने का प्रावधान दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन कमीशन। ऑप्शन नंबर सी, डिमिट्रोव थीसिम। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन पर आधारित है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय संवैधानिक आयोग बनाया गया था। 7 सदस्यों की संवैधानिक आयोग बनाया गया था, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसी कारण से इसे श्वेत आयोग या व्हाइट कमीशन के भी नारा दिया गया, तो व्हाइट कमीशन भी बोला जाने लगा था। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लजपत राय की मृत्यु हुई थी। लाला लजपत राय की मृत्यु इसी साइमन कमीशन के विरोध करते हुए पुलिस की लाठी से घायल होने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, साइमन कमीशन की मृत्यु। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मुख्य रूप से साइमन कमीशन की सिफारिशों पर आधारित है, लेकिन इसके साथ साथ 2 और बातें भी है, जैसे राउंड टेबल मीटिंग जिसे गोलमेज सम्मेलन कहा गया है, और तथा व्हाइट पेपर पर भी आधारित है। ब्रिटिश सरकार के श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर पर भी आधारित है। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इस प्रकार साइमन कमीशन, मुख्य रूप से साइमन कमीशन तथा राउंड टेबल मीटिंग मुख्य रूप में जो मेनली हो गया तो उसमें साइमन कमीशन पर ही आधारित है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ रूप से यह राउंड टेबल मीटिंग यानी कि गोलमेज सम्मेलन तथा ब्रिटिश सरकार के श्वेत पत्र पर भी आधारित है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि
यह अधिक उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर ए, यह अधिक उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर बी, यह निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है। ऑप्शन नंबर सी, यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है, यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार होती है, क्योंकि यह इन तीनों में से लगभग सही में इसका आंसर हो गया। यह अधिक उत्तरदायी होती है, यह निर्णय निर्माण की गुणवत्ता को सुधार करती है तथा नागरिकों की गरिमा को भी यह बढ़ाती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर, इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल के द्वारा की गई थी। सही बात है। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत कर दी गई थी। यह भी सही बात है। इसकी सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया था। यह भी सही बात है। सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया था। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन हो गया। सही ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से सॉरी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सा बातें असत्य है, कौन सी बातें असत्य है। तो असत्य है, इनमें से सही बातें हैं जो वो बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो गया हमारा इनमें से कोई नहीं। मंडल कमीशन का जो आयोग था, मंडल कमीशन आयोग था, वो 1980 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में की गई थी। बीपी मंडल की अध्यक्षता में गई थे। जनता दल की सरकार जो थी, जनता दल की सरकार थी जो 1977 ईस्वी में 1977 ईस्वी में इस मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इस कमीशन को बनाया गया था। 1977 में जनता दल की सरकार ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इस कमीशन को बनाया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की गई थी। लगभग 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट क्या किया था, प्रस्तुत किया गया था। इस मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनाया गया था, इसमें गठन हुआ था। लेकिन इसने अपना कार्यकाल या कह सकते इसने अपना कार्यकाल 1979 से इसने अपना कार्यकाल शुरू कर दिया था। 1979 से इस आयोग ने अपना कार्यकाल शुरू किया था, या उसका गठन अच्छी तरह से पूर्ण रूप से गठन 1979 में इसका गठन शुरू किया गया था और 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। देखते हैं, जनता दल की सरकार बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। जनता दल की सरकार जो थी बीपी मंडल, उसकी अध्यक्षता में जनता दल के सरकार के द्वारा बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और इसमें के सपोर्ट में जनता दल की सरकार थी। 1 जनवरी 1971, 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग के गठन किया गया था। 1 जनवरी 1979 को 1979 को मंडल आयोग का गठन किया गया था तथा 1980 में मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया गया था। कांग्रेस उस टाइम कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन उसने अपनी इस रिपोर्ट पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन 1989 में पुनः जनता दल की सरकार बनी और उन्होंने 1980 को बीपी सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया था। 1989 में पुनः जनता दल की सरकार बनी थी और बीपी सिंह ने, ध्यान देते हैं, 1989 में बीपी जनता दल की सरकार बनी और बीपी सिंह के द्वारा 1980 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया था। लेकिन उसमें बाद में कुछ कोर्ट केस हुआ था, जिसमें केस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह प्रावधान दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई थी और 1992 में ओबीसी को 27% आरक्षण की वैधता दी गई थी। ओबीसी को 27% आरक्षण की वैधता दी गई थी। कुछ शर्तों के साथ ओबीसी कैटेगरी को 27% 1992 में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ओबीसी को कुछ शर्तों के साथ 27% की आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया था। एक बार फिर से ईयर के माध्यम से इसे देख लेते हैं। सबसे पहले 1977 इसी आयोग को मंडल आयोग के लिए देखते हैं। 1977 में जनता दल की सरकार बनी और इसने मंडल आयोग के गठन की बात कही थी। 1977 में जनता दल की सरकार बनी और इसने मंडल आयोग के गठन की बात की गई थी। मंडल आयोग को पूर्ण रूप से 1979 में स्थापित किया गया था। 1979 में मंडल आयोग को पूर्ण रूप से स्थापित तथा गठन किया गया था और इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था। 1979 में स्थापना के बाद 1980 में
1980 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था। 1980 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया था कि लेकिन वर्तमान उस समय में केंद्र कांग्रेस की सरकार बनने के कारण उन्होंने इस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार ने इस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1989 में फिर से जनता दल की सरकार बनी और उन्होंने 1989 में फिर से जनता दल की सरकार बनी और उन्होंने 1990 को बीपी सिंह, जनता दल की सरकार ने बीपी सिंह के नेतृत्व में इस सिफारिश को 1990 में लागू कर दिया। फिर से ध्यान देंगे, जनता दल की सरकार ने बीपी सिंह के नेतृत्व में 1990 में इस सिफारिश को लागू कर दिया। लेकिन तत्काल लागू होने के बाद इसमें यह सिफारिश यह बिल कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाने के बाद 1992 को विशेष वर्ग यानी कि ओबीसी, एससी बीसी विशेष वर्ग को 27% का आरक्षण कुछ निम्न शर्तों के साथ 27% के आरक्षण के प्रावधान दे दिया गया। उसकी वैधता को स्वीकार कर लिया गया। कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी।